हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। गाइस, हम ज्योग्राफी कर रहे थे। क्लास 6 और 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर्यावरण। पर्यावरण में से एक या दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो आपने रीट में भी देख लिया होगा, जिन्होंने रीट दिया है, कि एनसीईआरटी से उन्होंने पूरे सिलेबस को उठा रखा था और लाइन टू लाइन बिल्कुल एज इट इज़ क्लास की बुक से आ जाती है। तो इसलिए हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते इसमें, तो हमें एक एक चीज़ यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला लेसन हमारा है पर्यावरण। पर्यावरण जो हमारा वातावरण है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, तो उसी को हम पर्यावरण कह सकते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो पर्यावरण क्या होता है? कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी अपने आसपास आप देखते हैं वो पर्यावरण है, शिक्षक ने ये बताया। रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़कें, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, और ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक वातावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव जो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मतलब मनुष्य चेंज करता रहता है इसमें। तो रवि ने ये सब देखा कि ये मेरे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे के सारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने क्या कहा, हाँ लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो अब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं और कुछ चीज़ों का निर्माण हम करते हैं तो वो कृत्रिम हो जाती है, और जो प्रकृति ने दी है वो प्राकृतिक है। जैसे पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ है, प्राणी है, जबकि अन्य का निर्माण मनुष्य ने किया है। जैसे सड़क को मनुष्य ने बनाया, कार को मनुष्य ने बनाया, कपड़ों को मनुष्य ने बनाया, किताब को मनुष्य ने बनाया। तो ये चीज़ें हैं वो कृत्रिम है। कृत्रिम वही जिनका निर्माण मनुष्य करता है और प्राकृतिक वही जो हमें प्रकृति से मिले हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। रवि, परमजीत, जयश्री, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो पेड़ों का भी दोहन होता जा रहा है और ये दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही है और फिर पर्यावरण के ऊपर भी इसका सारा असर पड़ता है। तो इसी तरह से पर्यावरण के घटक क्या क्या है? तो पर्यावरण के घटक में आपने देखो प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव। अब इसमें पर्यावरण के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाएगी, इमारत भी आ जाएगी, पार्क भी आ जाएंगे, पुल भी आ जाएंगे, सड़कें भी आ जाएंगी, उद्योग, स्मारक। और ये क्या है? ये मानव निर्मित हैं ये चीज़ें। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जल हो गया, जलमंडल, वायु, वायुमंडल, स्थल, स्थलमंडल, सजीव, जैवमंडल, ये सब प्राकृतिक हैं। तो एक प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित चीज़ें होती है और एक मानव होता है खुद। एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक समुदाय हो गया, एक जैसे कोई भी मंदिर वगैरह हो गया, शैक्षिक संस्थान हो गया, आर्थिक जैसे एरिया हो गया और राजनीतिक स्थिति होगी। ये सब क्या है? ये मानव के अंदर आ जाती है। तो इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है हमारा जीव और अजीव वाला, कि कई बार ये पूछ लिया जाता है, रीट के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और सीटेट में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी है वो मतलब अजीवीय घटक है या जीवीय घटक है। तो सजीव प्राणियों का संसार जितना भी, जैसे उसमें पादप भी आगे, मतलब पौधे भी आगे और जंतु भी आगे, और अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल हो गया। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। किसको कहते हैं? कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब पर्यावरण का पार्ट है।
तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, ये मिक्स है। कुछ चीज़ें हमें प्रकृति से मिले, कुछ चीज़ों को हमने बनाया है, तो ये इन दोनों का मिक्सर है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उसकी गतिविधियाँ और उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब पर्यावरण का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच, ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा के कौन से वर्ड से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस, कि हमारे पड़ोस में क्या क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सब से आप परिचित होंगे। स्थलमंडल जिस स्थल पे हम रहते हैं, जलमंडल जो जल का पार्ट है, वायुमंडल आपको पता है ये वायु जो भी है, और जैवमंडल जिसमें मतलब सजीव चीज़ें। तो आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी होती है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़ हो सकता है, ये पठार हो सकता है, ये मैदान, ये घाटी हो सकती है, और विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का ही एक स्रोत है। तो आसपास जैसे हम देखते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का एरिया है, जो पठारी है, मैदानी है, जो भी है, वो स्थल है। अपने आसपास के स्थल को देखिए और उसके पड़ोस की भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। तो ये देखो, स्थलमंडल, ये जलमंडल, ये वायुमंडल, और इसी के अंदर ये जैवमंडल। तो जैवमंडल के अंदर ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है, विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु की जो एक पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें कई प्रकार की गैस रहती है, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जहाँ पे पौधे और जीव जंतु मिल जाएंगे वो जैवमंडल, जैव का मतलब जीवित चीज़ें, जो भी ये सजीव चीज़ें हैं वो होती है जैवमंडल। तो ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर इसको संभव बनाते हैं। उसके बाद आता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। उसके बाद आता है रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से पूछा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ उस साइड में, उस एरिया में बहुत बारिश होती है, और जैसलमेर जैसी जगह पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेगिस्तान में आपको क्या मिलता है, ऊँट, छिपकली, सांप और अनेक कीट देखने को मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, वनस्पति है, वो लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने बोला। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी और महासागर, वो छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? आगे आता है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार
परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए और उससे फिर क्या हुआ कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के तरीके सीखने के बाद क्या हुआ, फसल उगानी सीख ली, पशु पालने सीख लिए, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु ले लें। मान लिया मेरे पास गाय है और मुझे कोई दूसरी चीज़ लेनी है तो मैं गाय के बदले कोई दूसरी चीज़ ले सकती हूँ। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम जब गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण के साथ में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है और जब सर्दी होती है तो हमारी बॉडी को गर्म चीज़ों की ज़रूरत है ताकि बैलेंस बना रहे। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना करके लाएं। तो ये देखो, प्रत्येक 5 वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है और बहुत हर तीसरे एग्जाम में ये आंसर आ जाता है और इसका थीम भी आपको याद रखना है। और यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, मतलब पैसे के बजाय हम वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो आपके पड़ोस में आप किसी बुजुर्ग से बात करें और जानकारी प्राप्त करें जब वो आपकी उम्र में थे तो आप उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उनके घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे, मतलब उनके टेस्ट से आपको पता चलेगा कि उस टाइम में और आज के टाइम में कितना फ़र्क है। और यही चीज़ें कि हमारा पर्यावरण है वो बदलता जा रहा है। अब पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वही मैंने अभी बताया आपको थोड़ी सी देर पहले ही कि आपस में बैलेंस बना करके रखना जीवों का और पर्यावरण के बीच में। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? जो प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक मानव हो गया, एक प्राकृतिक घटक हो गई और मानव निर्मित चीज़ें हो गई। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दो। आप कुछ भी दे सकते हो मानव निर्मित पर्यावरण में। आप सड़क बोल सकते हो, आप कार बोल सकते हो, या आप कोई ऐसी चीज़ बोल सकते हो जो मनुष्य बनाता है, मतलब कुछ भी बोल सकते। स्थल मंडल क्या है? मिट्टी की एक पतली सी भूपरपट्टी की जो ऊपरी परत होती है जिस पे हम रहते हैं और हमारे जैसे वो मैदान हो सकता है, पहाड़ पठार कुछ भी हो सकता है जिस पे हम रहते हैं, स्थल मंडल। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवीय पर्यावरण में आप सजीव चीज़ों का उदाहरण दे सकते हैं। जैव मंडल क्या है? ये भी वही चीज़ें आ जाएंगी जिसमें जीवित सजीव चीज़ें आती हैं, तो उसमें सजीव चीज़ और उनका पर्यावरण, उसको जैवमंडल कहते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल और वन। तो इसमें आप देखो प्राकृतिक कौन सी चीज़ें नहीं है? वन भी प्राकृतिक होते हैं और मरुस्थल भी। ताल हमने बनाया है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म और समुदाय। मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है इसमें? तो ये स्थल नहीं है क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो इसमें सड़क आ जाएगा क्योंकि समुद्र और पहाड़ तो प्राकृतिक हैं। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि और पादप वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद में जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण क्या होता है? जैवमंडल पहले वायुमंडल को आप देखते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है वो वायुमंडल में आ जाएगी। जलमंडल हमारा जलीय क्षेत्र आ जाएगा और हमारे आसपास का क्षेत्र है वो किस में आ जाएगा? वो हमारे पर्यावरण में आ जाएगा। और जैवमंडल और उसके परिवेश के बीच संबंध है वो ये आ जाएगा। उसके बाद में संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल और वायु, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं तो जलमंडल हो जाएगा। पर्यावरण भी आप पारितंत्र भी बोल सकते हैं उसको। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ज़रूरतों के हिसाब से करता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ज़रूरतें बढ़ती जाएगी तो वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करेगा। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि वो एक चक्र बना रहता है उनका आपस में। तो पौधे और जीव जंतु है वो एक दूसरे पे आश्रित इसलिए है कि पौधों को ही जंतु खाते हैं, फिर ऐसे ही गलसड़ वो जाते हैं, उसके बाद में फिर वही भक्षण करते हैं उनका। इस तरह से इनका एक चक्कर चलता रहता है। तो आज का हमारा लेसन था ये पर्यावरण। इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटा सा लेसन है। इसमें आपको स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल
और पर्यावरण दिवस कितने जून को मनाया जाता है? 5 जून को। और इसकी उत्पत्ति है वो फ्रेंच के एनवायरोनेर से हुई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी नहीं कर पाए एनसीईआरटी, वो अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी बेस आएगा अभी रीड का पेपर आपका आने वाले टाइम में। और एनसीईआरटी आपकी इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके को कवर कर देती है। तो इसलिए एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड पढ़ना जरूरी। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा मेन पढ़ लो, नहीं, कहीं से कुछ भी आ सकता है आपको एनसीईआरटी में।